हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th और आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर मींस गोलीय दर्पण, है ना। तो लास्ट क्लास हमने अपलोड किया था प्लेन मिरर मींस समतल दर्पण और उसमें हमने ये देखा था कि समतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं होती हैं वो सब क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से कभी ना कभी एक खोखला गोला जरूर देखा होगा, है ना। तो सबसे पहले एक खोखला गोला ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक खोखला गोला है अपने पास, यहां लिख देते हैं ऐसे, है ना। आप जो सामने देख पा रहे हैं ये क्या है, एक खोखला गोला है मींस हॉलो स्फेयर है ना। इसमें क्या करना है एक्चुअल में आपको इसके चिप्स निकालने हैं। चिप्स का मतलब जैसे नहीं होली वगैरह में आलू के चिप्स काटे जाते हैं, ठीक वैसे ही, है ना। तो क्या करना है, इसके दो चिप्स निकाल देते हैं। एक हमने इधर से चिप्स निकाल दिया और एक इधर से निकाल दिया, है ना। अब करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। इसमें एक चिप्स में एक बार उभरे तल पर पॉलिश करनी होती है और एक बार धंसे तल पर, है ना। बस आपको कुछ नया दिखेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इसके उभरे तल पर पॉलिश करते हैं, पॉलिश का मेरे ख्याल से मतलब आप सभी जानते हैं पेंट, है ना। तो चलिए करते हैं, फिर थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि वो दिखे भी आपको। तो हमने इस पर एक पॉलिश लगा दी एक पृष्ठ पर, ठीक है। सेम काम इधर भी कर देते हैं कि हमने इधर उभरे तल पर पॉलिश लगाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इधर जाहिर सी बात है हम किस तल पर पॉलिश लगाएंगे, धंसे तल पर। कौन से तल पर, धंसे तल पर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो हमने ये वाली चाक यूज की ये एक्चुअल में इसमें पेंट लगी मींस पॉलिश लगी हुई है ना। तो क्या क्या किया था एक बार रिपीट बता देते हैं आपको। हमने कांच का एक खोखला गोला लिया है और आप सभी जानते हैं कांच एक पारदर्शी वस्तु है। कैसी वस्तु है, पारदर्शी। पारदर्शी का मीनिंग ये है कि उसमें लाइट उसको पार कर सकती है, मींस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। पर अगर हम उसमें एक तरफ पॉलिश कर देते हैं फिर अब वो लाइट उसको क्रॉस नहीं करेगी और एक्चुअल में उसी पृष्ठ से वो परावर्तित हो जाएगी, है ना। यानी ये दर्पण का काम करेगा। और ये दर्पण कौन से दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण। तो एक्चुअल में गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, गोलीय दर्पण एक्चुअल में होता क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर क्या लगी होती है, पॉलिश, और दूसरा तल काहे का काम करता है, परावर्तक, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें हमने ये वाली जो चाक यूज करी एक्चुअल में पॉलिश है। ये क्या है, पॉलिश है। और इसका जो दूसरा वाला सरफेस है ये वाला, ये इसका परावर्तक तल है। कौन सा तल है, परावर्तक, है ना। अगर आप सही सही समझ पा रहे हो तो ये वाला धंसा हुआ तल परावर्तक तल है ना। जबकि इस वाले में बात करें, ये जो हमने थोड़ा सा रेड चाक लगाई हुई है ये इसमें पॉलिश लगी है। ये क्या लगी है, पॉलिश। और ये जो नॉर्मल थोड़ा सा ग्रीन टाइप दिख रहा होगा आपको, ये इसका परावर्तक तल है। यानी एक तरफ आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक तरफ परावर्तक तल उभरा है और दूसरी तरफ परावर्तक तल धंसा हुआ है। जब परावर्तक तल धंसा होता है तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। यानी ये वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक। और जो परावर्तक उभरा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। मींस वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं, वो क्या है ध्यान से देखना। तो जाहिर सी बात है जो कांच का खोखला गोला रहा होगा इसका कोई ना कोई सेंटर भी रहा होगा। सपोज करते हैं ये इसका सेंटर है, मींस सी है ना, ठीक। अब ध्यान से देखना है, इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आप सभी को पता है। सेंटर से अगर हम परिधि की लाइन को टच करते हैं तो क्या उसको हम रेडियस कहते हैं, तो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, रेडियस। और इसी से रिलेटेड अब कुछ परिभाषाएं आगे आने वाली है ना। अब चलिए शुरू करते हैं आगे।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? परिभाषा कन्फर्म है? तो गोली दर्पण एक बार रिपीट कर देते हैं। गोली दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं जिसमें एक तरफ क्या लगी होती है, पॉलिश, और दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक, है ना। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है? क्योंकि गोली दर्पण दो टाइप के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो जब परावर्तक तल उभरा हो और धसे तल पर पॉलिश लगी हो तो फिर कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। सेकेंड इज जब परावर्तक तल धसा हुआ हो और पॉलिश उभरे तल पर लगी हो तो फिर कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। मींस गोली दर्पण के दो टाइप है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। अब आगे की इसकी कुछ परिभाषाएं उनको समझते हैं, और उनको समझने के लिए आपको ये डायग्राम नहीं भूलना है ना। हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यहां अपने को एक हेडिंग डाल लेनी है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। मींस गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, है ना। और ये क्या है, तो इनको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, है ना। तो याद करते हैं कि हमने दो भी सेक्शन काटे हुए थे वहां से, तो दोनों सेक्शन एक बार बना लेते हैं। एक इधर हमने काटा था और एक इधर काटा हुआ था। तो याद करिए, एक सेक्शन कुछ ऐसे कटा हुआ था जिसमें उभरे तल पर पॉलिश थी। पॉलिश को हम इस बार डैश कर दे रहे हैं क्योंकि उसको बनाने में टाइम लग जाता है ना। और दूसरा वाला कुछ ऐसे था, मींस कुछ ऐसे डिजाइन में था, और यहां पॉलिश कर देते हैं। यही तो था, यानी एक में उभरे तल पर पॉलिश है और एक में धसे हुए तल पर पॉलिश। हमने इसको इसलिए इधर बनाया है क्योंकि आपको शायद ये भी पता होगा कि दर्पण या लेंस पर जो किरणें डाली जाती है वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है ना। इसलिए परावर्तक तल को हमने बाईं ओर ही रखना है, यानी वस्तु के दाईं ओर परावर्तक तल रखना है, वस्तु को बाईं ओर रखना है। ठीक। अब ध्यान से देखना, क्या इसका ये वाला सभी लोग हिस्सा देख पा रहे हैं? मींस यही तो उसका कटा हुआ भाग था, इसका ये कटा हुआ भाग है। तो एक्चुअल में इस डायग्राम में जो आप M1 M2 देख पा रहे हैं, इस M1 M2 का नाम है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, इस चीज को हम साइड में लिखते भी चलते हैं ताकि आपको कंफर्म होता रहे। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक। तो इनकी परिभाषा भी सुनते रहिएगा आप, है ना। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, क्या ये दर्पण का परावर्तक तल है और ये इसका व्यास है ना। तो इसके व्यास को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या इस दर्पण के द्वारक का एक मध्य बिंदु भी हम देख पा रहे होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल देख पा रहे होंगे, यानी ये वाला पॉइंट P है। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को P बोलते हैं। P मींस पोल, यानी पोल ऑफ द्वारक, कर्वेचर, है ना। तो ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P। ठीक है, यानी दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी इस डायग्राम में आपको जो P नजर आ रहा है वो एक्चुअल में दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या आपको याद है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, जो कि अभी हम पीछे बता रहे थे? एक्चुअल में अगर हम पूछे हमसे कि इसका केंद्र कहाँ है तो आप कहेंगे इसका केंद्र इलीगल होगा, मतलब हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते। पर अगर आप मेरी बात को क्लियर समझें तो जाहिर सी बात है, ये जो आप सेक्शन देख पा रहे होंगे ये किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग ही तो हैं। और आप याद कीजिए कि हमने कहा था इनका केंद्र हमेशा उसी गोले का केंद्र होगा जिसका ये कटा हुआ भाग है। यानी अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट डैश करके बना ले, एक गोला टाइप बना ले, तो जाहिर सी बात है अपने को एक केंद्र नजर आएगा, और जो केंद्र इस गोले का होगा ठीक वही केंद्र इसका भी होगा, है ना। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी दर्पण का जो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो सदैव उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण कटा हुआ भाग है। यानी जिसका ये कटा हुआ भाग है उसी के केंद्र को इसका क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना। तो इसका वक्रता केंद्र लगभग यहां कहीं, इस पॉइंट को सपोज हमने C नाम दिया, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, है ना। इधर लिख भी देते हैं, C क्या है? वक्रता केंद्र, यानी C को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक, यही काम उधर भी कर लेते हैं। देखो जो काम इधर हो रहा है वही काम उधर भी होना है ना। तो यहां से एक रेखा खींचते हैं, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर होगा, है ना, क्योंकि परावर्तक तल के इसमें पीछे होता है और इसमें परावर्तक तल के सामने होता है। ठीक, तो C क्या है अपने डायग्राम में? वक्रता केंद्र है। क्या ये उस गोले का केंद्र है जिसका ये कटा हुआ भाग है? आगे बढ़ते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मींस आप इसमें जो PC देख पा रहे हैं,
पीसी, पीसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से या स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी इसमें आप जो पीसी की डिस्टेंस देख पा रहे होंगे, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या भी उस गोले की त्रिज्या है जिसका ये कटा हुआ भाग है। मींस वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या ये दोनों ही उस गोले के भाग होते हैं जिसके ये कटे हुए भाग हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सॉरी एक चीज और इसको भी बता देते हैं। एक्चुअल में जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी आप जो ये पैरेलल लाइन देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअल में मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये अपने लिए डिटरमाइन क्यों जरूरी वो अभी आगे समझा देते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर हम कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल ले चलते हैं, ये मुख्य अक्ष है और इसी के पैरेलल लेना है, तो इस पैरेलल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? सपोज करते हैं ये वाला मेरा हाथ मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा हमारा हाथ है और ये मुख्य अक्ष है, और मुझे कोई रेखा इसके पैरेलल रखनी है। पैरेलल का एक्चुअल मतलब होता है कि ऐसे, है ना? जैसे मान लीजिए ये वाली रेखा मुख्य अक्ष है और दूसरी रेखा मुझे खींचनी, तो इनके बीच ऐसे, यानी इन दोनों के फेस ऐसे सामने हो जाने चाहिए, है ना? और इनके बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखा, है ना? तो समांतर रेखा खींचते हैं इसमें मुख्य अक्ष के समांतर। हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींची, है ना? तो जाहिर सी बात है उस तरफ तो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती वो बात आप जानते हैं, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इधर पॉलिश लगी हुई है ना? तो टकरा करके जाहिर सी बात है मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं काटेगी। तो जहां पर काटेगी एक्चुअल में उसका कुछ नाम है। सपोज करते हैं यहाँ पे काटा इसने और इसका कुछ नाम है, और नाम इसका क्या है? फोकस। इसका नाम क्या है? फोकस। तो डायग्राम में आप जो एफ देख पा रहे हैं, ये इसका फोकस है। आप इसे मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ये जो एफ आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में इसका फोकस है। सेम यही काम इधर भी करना होता है कि ये इसकी मुख्य अक्ष है। हम यहाँ पर एक पैरेलल रेखा खींचते हैं, तो पैरेलल जब रेखा खींचेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो क्या टकरा करके ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना? यानी ये प्रकाश किरण तो ऐसे निकल जाएगी परावर्तित होकर के। पर अगर हमें यहाँ पर अपनी आंख लगा करके देखें तो क्या ये लगेगा कि ये पीछे कहीं से आ रही है ना? तो जहां पीछे से आती है एक्चुअल में उसी का नाम फोकस है, उसी का नाम फोकस है। और फोकस को लिखते हैं हम लोग कैपिटल एफ से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा और नजदीक ले आते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्या फोकस सभी को कंफर्म हो? अगला पॉइंट है फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी क्या, ध्यान से देखना, क्या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यहां तक किसी को कोई समस्या? सेम जो बात इधर बोली गई वही बात इधर भी बोली गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में इसमें जो पीएफ है, पीएफ है ना, ऊपर लिख देते हैं पीएफ, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। यानी कंप्लीट फिजिक्स में हम लोग फोकस दूरी को हम किस अक्षर से लिखने वाले हैं? छोटे वाले एफ से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो पीएफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे छोटे वाले एफ से। आगे बात करें तो अपने को फोकस तल भी आना चाहिए, क्योंकि इसी में तो इमेज ड्रॉ करनी होती है ना? तो कभी कभी इमेज फोकस के तल में चला जाता है, तब कैसे बताएंगे? तो फोकस तल एक्चुअल में क्या है? तो आप ऐसे समझ लो, मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींचना है। मींस मुख्य अक्ष पर एक ऐसी रेखा आपको ड्रॉ करनी है जो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। दूसरी शर्त यह है कि वो ऑलवेज फोकस से होकर जानी चाहिए, यानी कि मुख्य अक्ष पर खींची गई लंबवत रेखा जो किससे होकर जाए? फोकस से। तो क्या कहलाती है? फोकस तल कहलाती है। मतलब अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींच दें ऐसे, तो आप जो ये डेड डैश वाला एरिया देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फोकस तल। ये जो डेड डैश वाला पॉइंट लिखा है हमने, इसी का नाम क्या है? तो आप पाएंगे इसे फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और इसमें सिर्फ इतना कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें दो चीजें हमने पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है। ठीक,
इस टॉपिक में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है कि गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है उनको भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो दर्पण है उनमें प्रतिबिंब बनाने को समझते हैं। ठीक है, आपको स्थितियां में भी याद होंगी। अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थितियां देखते हैं और उत्तल दर्पण में 2, है ना। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इमेज का एक्चुअल में फॉर्मेशन होगा कैसे। कौन से दर्पण में? गोली दर्पण में। गोली दर्पण के कितने टाइप होते हैं? तो आप कहेंगे 2, और कौन से? उत्तल और अवतल, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि प्रतिबिंब बनाने के पॉइंट क्या क्या है ना। तो हम सभी जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के हम लोग सामने रखते हैं तो उससे इन्फिनिटी लाइनें निकलती है और वो मिल करके एक इमेज बनाती है ना। पर इमेज बनाने के लिए क्या हमें इन्फिनिटी लाइनों को खींचने की ही आवश्यकता पड़ेगी? तो आप कहेंगे नहीं, हमें इतनी ज्यादा लाइनें ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें मिनिमम कम से कम 2 लाइनें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, है ना। तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि हम कहां कहां से लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम पहले ये समझ लें कि कौन कौन सी लाइनें कहां से आपतित होती है और कहां से परावर्तित होती है। दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए होती है? 2, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण की दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण सदैव फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब हम ये कहेंगे कि फोकस से होकर जाती है तो आप समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण की बात हो रही है, और जब ये बोला जाए कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तब आप ये समझिएगा कि ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है ना। चलिए इनके जल्दी जल्दी से छोटे छोटे इमेज बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण है ना। ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसका ध्रुव है। ये वाला पॉइंट क्या है? ध्रुव है। हमें कोई किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले चलनी है। आपको याद होगा ये हमेशा इसके फोकस से होकर के जाती है, और ये इसका पॉइंट सी है। ठीक है, सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बारे में अगर ध्यान से देखें तो वक्रता केंद्र फोकस के दोगुने पर लगभग होता है। सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का डबल होती है ना। ये बात आगे हम प्रूव भी कर लेंगे। हालांकि अभी सिर्फ पॉइंट ये था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित होकर के किधर से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। और ये बात कौन से दर्पण के लिए सकते हैं? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम खींचते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ये बहुत अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या इधर पॉलिश लगा दें? बिल्कुल। हमें एक किरण ले चलनी है मुख्य अक्ष के समांतर। क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और टकरा करके ऐसे निकलेगी, पर हमें लगेगा पीछे कहीं से आ रही है। और लगेगा ऐसा क्यों? तो आप समझो इस चीज को। सपोज करते हैं कि हमारी आंख यहां पर है, यानी अगर हम अपनी नेत्र को यहां रखते हैं, है ना, ये अपनी आई है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पर आंख लगाकर देखें बाई दूरबीन, ऐसे समझ लो, तो ये किरण आपको कहीं पीछे से नजर आएगी, और जहां ये पीछे से नजर आती है एक्चुअल में उसी का नाम फोकस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में भी सभी को आया होगा। पहला पॉइंट क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, तो अवतल दर्पण में क्या देखने को मिलता है कि परावर्तन के पश्चात वो किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। अगला उत्तल दर्पण में देखेंगे जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अगर हम उसे ध्यान से देखें तो एक्चुअल में वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ना कि फोकस से होकर जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा समझते हैं। दूसरा इसी का रिवर्स करना है। रिवर्स क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पे आ जाए, सपोज करते हैं ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ है, और कोई प्रकाश किरण ऐसे आ जाए, यानी फोकस पर गिरे आकर के, है ना, तो फिर दर्पण से परावर्तित होकर के किधर जाएगी? तो याद में ठीक उल्टा। क्या जब समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, तो जाहिर सी बात है जब फोकस पर आएगी तो किधर जाएगी? आप कहेंगे समांतर जाएगी। ये बात किस दर्पण के लिए? अवतल। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण के लिए सेम यही पॉइंट। इधर इसका कहीं पर फोकस होगा, तो जाहिर सी बात है हम प्रकाश किरण को ऐसे आपतित कराते हैं। याद करें, क्या इसी माध्यम में लौटेगी? सॉरी, ये फोकस पर है। कौन से पॉइंट पर है? यानी अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है तो एक्चुअली वो टकरा करके कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। यानी ये जा तो इधर रही थी फोकस पर टकरा करके किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो 2 पॉइंट में भी सभी को समझ आए होंगे। तीसरा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित है, ये अपना दर्पण है, और सपोज करते हैं ये इसका वक्रता केंद्र है ना। डायग्राम बहुत बड़े नहीं बनाए हैं,
अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित है तो आप याद करेंगे सबसे पहले, क्या गोले में जो केंद्र होता है अगर हम परिधि से कोई रेखा उस पर ड्रा करते हैं, क्या उस पर वो परपेंडिकुलर होती है? मींस परिधि से जो खींची गई रेखा वक्रता केंद्र पर है वो एक्चुअल में उस पर लंब होती है। इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण लंबवत गिरेगी तो क्या वो उसी मार्ग पर वापस लौटेगी? ये बात हमने आपको प्लेन मिरर में बताई हुई थी जब हमने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। तो एक्चुअल में इस पे लंबवत आपतित है। कैसे आपतित है? लंबवत। और लंबवत आपतित प्रकाश किरण और उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। ये थोड़ा सा हमने तिरछा बना दिया, ठीक है, ऐसे इस मार्ग पे आ रही थी, चूंकि वक्रता केंद्र पर थी, इसी मार्ग पर रिटर्न भी जाएगी, है ना। अगला समझ लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। हमने लिया कोई प्रकाशीय किरण और ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है ना। चूंकि इधर इसमें पॉलिश लगी हुई है तो ये इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये थे प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम, ठीक है। मच्छर लग रहे हैं उसमें, दिख रहा होगा, छोड़ो। तो ये नियम आपको अगली क्लास में याद होने चाहिए ताकि हम लोग ये पढ़ पाएंगे कि कौन से दर्पण में इमेज बनाने के कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन सी स्थितियां पॉसिबल है और वो कैसे कैसे आपको हेल्पफुल हो सकती है ना। तो सबसे पहला काम आपको ये याद होना चाहिए कि हम कितने इमेज के लाइनें डाल सकते हैं, मींस वस्तु से कितनी लाइनें हम इमेज बनाने के लिए डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एटलीस्ट कम से कम 2 लाइनें खींचनी है। कितनी लाइनें? 2 लाइनें, ठीक है। तो खींचने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 3। एक और भी है, जैसे मान लीजिए वो ध्रुव पर आती तो तिरछा हो जाती है। जैसे मान लीजिए इधर खींचते हैं, ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे जाएगी, है ना। तो अगर वो ध्रुव पर पॉइंट करेगी जाकर के तो वो तिरछा निकल जाएगी, है ना। तो वो छोड़ो, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। तो अपने को सिर्फ ये याद करना है नेक्स्ट क्लास में आप सभी को कि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन स्फेरिकल मिरर, मींस अवतल दर्पण में 6 केस और उत्तल दर्पण में 2 केस, तो आपको याद करके आना है कि जब किरण यहां से जाएगी तो किधर से निकलेगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हमेशा किससे होकर के जाएगी? फोकस से। जबकि यही बात अगर हम उत्तल दर्पण में बोलना चाहें तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं आती, ठीक है। इधर चलते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम जो किरण फोकस पर आपतित होगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी परावर्तन के पश्चात। परंतु अगर कोई प्रकाश किरण फोकस उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है तो एक्चुअल में वो किधर जाएगी परावर्तित होकर के? तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित है तो वो परावर्तित होकर के उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत हो रही है तो टकरा करके उसी मार्ग पर रिटर्न हो जाएगी, ये बात उत्तल दर्पण के लिए सही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, मींस गोली दर्पणों में प्रतिबिंब बनाने के कुछ जो पॉइंट है, मींस स्थितियां हैं। टोटल स्थितियां कितनी पढ़नी है आपको? 8। 6 पढ़नी है अवतल दर्पण में, 2 पढ़नी है उत्तल दर्पण में। आपको पहले बता दें कि आपको लाइट के न्यूमेरिकल उन्हीं से अच्छे से समझ आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे मिस ना करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।